दोस्तों इस वीडियो में आप 11वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन को समझिएगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है बीमा के उपयोग। तो बीमा का उपयोग भौतिक सूत्रों या भौतिक समीकरणों के सत्यता की जांच के लिए होता है। मान लीजिए कोई भी सूत्र दिया गया है या कोई समीकरण दिया गया है तो उसकी हम जांच बीमा के उपयोग से कर सकते हैं। दूसरा नंबर है कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मात्रकों की तीन पद्धति होती है। कौन कौन से? तो एफपीएस, दूसरा होता है सीजीएस और एक होता है एमकेएस। एमकेएस के अंतर्गत ही एसआई यूनिट को हम पढ़ते हैं। तो मात्रकों को तीन पद्धति हो गया, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। तो इन तीनों पद्धति में से किसी एक पद्धति में दिया हो तो हम दूसरे पद्धति में कैसे बदल सकते हैं। जब मान लीजिए कि एफ को एफपीएस में दिया गया है तो हम सीजीएस में कैसे बदल सकते हैं, सीजीएस में दिया गया है तो एमकेएस में कैसे बदल सकते हैं, एमकेएस में दिया गया है तो एफपीएस में कैसे बदल सकते हैं। तो इसका ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम बीमा का ही उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर है किसी भौतिक राशि के लिए सूत्र स्थापित करना या भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। बीमा के उपयोग से हम सूत्र भी स्थापित कर सकते हैं तथा भौतिक राशियों के बीच रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं बीमा के उपयोग से। अब इसके कुछ जांच के लिए हम कैसे जांच करेंगे इसको समझिए कि भौतिक सूत्रों या भौतिक समीकरणों के सत्यता की जांच। जब किसी भौतिक सूत्र या समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती है तो उसे विमीय रूप से सही कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विमीय समघातता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद की विमा समान होती है, यानी जिस जितने भी पद जोड़ में हो या घटाव में हो वे सब उन सभी का पद का विमा आपस में समान होता है। जैसा कि एक हम एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन, तो इक्वेशन भी इजकल टू यू प्लस ए टी में तीन पद है। कौन कौन से? तो पहला पद है भी, दूसरा है यू और तीसरा पद है ए टी। तो इन तीनों पदों का बीमाएं आपस में समान होगा, मतलब जो बीमा बी का होगा वही यू का होगा, वही ए इंटू टी का होगा। तो यहाँ पर हम एल एच एस की बीमाएं सबसे पहले फाइंड करते हैं। भी क्या है? तो बेग है और बेग का बीमा होता है एल टी का पावर माइनस वन। अब आर एच एस की बीमा, आर एच एस में यू है तो यू एक प्रकार का बेग है और बेग का बीमा क्या होता है? तो एल टी का पावर माइनस वन। और ए इंटू टी, ए का त्वरण का क्या होता है? तो एल टी का पावर माइनस दो होता है, इंटू में टी आ जाएगा तो एल टी का पावर माइनस वन आएगा। और इन दोनों का ऐड सेम बीमा है तो सेम बीमा को हम ऐड करते हैं तो उतना ही बीमा निकल कर आ जाता है। तो एल टी के पर माइनस वन यानी एल एच एस और आर एच एस आ गया इक्वल। और यहाँ पर देख सकते हैं तीनों पद के बीमाएं भी आपस में समान है। पहला पद का एल टी का पर माइनस वन, दूसरा पद का भी एल टी का पर माइनस वन, और जो तीसरा पद ए इंटू टी है उसका भी एल टी का पावर माइनस वन आया है। तो यहाँ पर बीमीय समघातता सिद्धांत के अनुसार देख सकते हैं कि तीनों पद के बीमाएं समान है। यहाँ पर दिए गए सूत्र की प्रत्येक पद की विमाएं समान है, अतः दिया गया सूत्र विमीय रूप से सही है। तो आपने इसे जांच कर लिया कि यह विमीय रूप से सही है। अब दूसरा नंबर हमारा पॉइंट है कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। बीमा का उपयोग में दूसरा है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी भौतिक राशि के दिए गए मान को एक पद्धति से दूसरी में पद्धति में बदला जाता है तो संख्यात्मक मान और मात्रकों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। मतलब कि जब आप मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि संख्यात्मक मान, उसका संख्यात्मक मान और मात्रकों का गुणनफल आपस में क्या होता है? तो बराबर होता है। इसे आप एग्जाम्पल समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आपका एग्जाम्पल क्या है कि एक 5 मीटर का लेंथ है मान लीजिए, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 2 के जी इक्वल टू 2000 ग्राम। अब यदि किसी भौतिक राशि के दिए गए मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में संख्यात्मक मान और इस पद्धति में मात्रक u1 हो तथा दूसरे पद्धति में बदलने पर संख्यात्मक मान n2 और मात्रक u2 हो तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। मान लीजिए कि पहला भौतिक राशि है उसका उसका संख्यात्मक मान n1 है और उसका
पद्धति में मात्रक U1 है, तो N1 U1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो दूसरे राशि का संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के गुणनफल के बराबर। जैसे कि यहाँ पर 5 मीटर, 5 क्या हो गया, तो इस संख्यात्मक मान हो गया, और मीटर इसका एसआई यूनिट हो गया पहला भौतिक राशि का। अब इसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान की दूसरा क्या है, तो 500, और दूसरा यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। यही दूसरा बीमा के उपयोग में हमने पढ़ा था कि मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला जा सकता है। अब मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने का कार्यकारी नियम क्या होता है। तो इस टॉपिक को बताने से पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाइए, और अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं पीडीएफ आपको लिंक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर को सेव कर उस पर नोट्स चाहिए लिखकर भेज दीजिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो चलिए अब हम अब अगले टॉपिक को समझते हैं कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए क्या क्या कार्यकारी नियम होता है। तो पहला है कि जिस भौतिक राशि के मात्रकों को बदलना है उसके बीमाओं को लिखे। जिस भौतिक राशि के मात्रक को बदलना है उसके हम पहले क्या करते हैं, तो उसके बीमा को लिखते हैं, क्योंकि हमें बीमा के ही उपयोग से उसका मात्रक बदलना है। दूसरा है बीमा के आधार पर आवश्यक पद्धति एवं दिए गए पद्धति में मात्रकों को लिखें। अब आवश्यक पद्धति एवं दिए गए पद्धति में मात्रकों को लिखें, पहले तो बीमा लिख लेना है, उसके बाद दोनों पद्धति में उनका मात्रकों को लिखना है। जिस पद्धति में दिया गया है और जिस पद्धति में बदलना है उन दोनों पद्धति का में उनका मात्रक को लिखना है। और तीसरा सूत्र N1 U1 इक्वल टू N2 U2 का प्रयोग करें। N1 क्या होगा, तो एक पद्धति में संख्यात्मक मान, और U1 हो गया उसी पद्धति में मतलब पहले पद्धति में मात्रक, और N2 हो गया दूसरे पद्धति में संख्यात्मक मान, और U2 हो गया दूसरे पद्धति में एसआई यूनिट मात्रक, कोई भी मात्रक हो, एफपीएस हो या सीजीएस हो या एफपीएस हो। अब उदाहरण एक लेते हैं कि बॉल का डायमेंशन कितना होता है, बीमा एमएलटी के पर -2, तो इसका पहले हमने बीमा लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके एसआई पद्धति में मान लीजिए दिया गया है, हमें सीजीएस में चेंज करना है, तो इन दोनों में को पहले एसआई यूनिट लिखिए कि U1 यानी पहले पद्धति में इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर N1 यानी पहले पद्धति में इसका संख्यात्मक मान क्या है, तो 1 है, और दूसरे पद्धति में सीजीएस पद्धति में चेंज करना है, और सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम N2 फाइंड करना है, मतलब दूसरे पद्धति में संख्यात्मक मान क्या होगा। तो अब हम N1 U1 इक्वल टू N2 U2 का प्रयोग करेंगे। मैंने तीसरा नंबर जो कार्यकारी नियम में तीसरा नियम है वह यही है कि इस फार्मूला का उपयोग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि N1 आपको दिया गया है, U1 दिया गया है और U2 दिया गया है, N2 हमें फाइंड करना था। N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू U1 और U2 इधर आकर डिवाइड में, तो N1 इंटू U1 और डिवाइडेड बाई U2 आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर N1 1 है, U1 का वैल्यू क्या है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, U2 क्या है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ग्राम है, ये तो ग्राम में है, केजी में है, तो हम केजी वाली को भी ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, मतलब 10 के पावर 3 ग्राम होता है। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये छोटा यूनिट है, और बड़ा यूनिट कौन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम पहले 12 वाले को चेंज करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को चेंज करेंगे, तो 1 मीटर में 10 के पावर 2 यानी 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 के पावर 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज हो गया। अब देख सकते हैं कि दोनों सेम यूनिट में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर पर सेकेंड से सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल। अब 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2 10 के पावर 5 हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बल का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होता है। तो बल का एसआई यूनिट 1 न्यूटन हो जाता है, और सीजीएस यूनिट 1 न्यूटन लिखिए या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, वह 10 के पावर 5
CGS यूनिट डाइन होता है तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अतः 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, डाइन सीजीएस यूनिट होता है। अब तीसरा जो हमारा कार्यकारी नियम था वह था कि किसी भौतिक राशि का सूत्र स्थापित करना या भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इस बीमा के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, तो भौतिक राशि का सूत्र स्थापित कर सकते हैं या भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि का सूत्र स्थापित करने के लिए यह देखा जाता है कि वह अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। मान लीजिए किसी भौतिक सूत्र को स्थापित करना है तो उसको हम देखते हैं कि वह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। वह जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है उन पर कुछ घातों को लिखकर उस भौतिक राशि के समानुपाती बना देते हैं तथा बीमा का उपयोग करके एवं बीमीय समघाता सिद्धांत का उपयोग करके सूत्र को स्थापित किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी जिसका जिस भौतिक राशि का हमें सूत्र स्थापित करना है उसे उसके प्रत्येक पद को हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि वह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है जो जिसका सूत्र स्थापित करना है, और वह जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है उन भौतिक राशियों को कुछ घातों को लिखकर उनको घात के रूप में लिखकर उनके समानुपाती बना देंगे और बीमीय समघाता के सिद्धांत का प्रयोग करके उसे हम फाइंड कर देंगे। इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा तो आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक माना कि एक सरल लोलक का दोलनकाल टी है, तो टी जो दोलन टी होता है वह किसके किन किन टी का बीमा फाइंड करना है, तो टी किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो लंबाई एल पर, जो आवर्तकाल होता है वह एल पर निर्भर करता है, मास एम पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। अब टी इक्वल टू समानुपाती चिन्ह का हटाएंगे तो इक्वल टू का प्रयोग करेंगे और इक्वल टू और यहाँ पर समानुपाती चिन्ह के बदले एक नियतांक के देंगे और एल के पावर ए, एम के पावर बी और जी के पावर सी है। तो ऐसे ही आप किसी भी भौतिक राशि को सूत्र स्थापित करना हो तो ऐसे ही आपको पावर के रूप में लिखना है जिन जिन बातों पर वह निर्भर करता है, और उसका पावर कुछ भी मान सकते हैं ए बी सी, और समानुपाती रूप में लिखना है और समानुपाती चिन्ह को हटाना है, कांस्टेंट का प्रयोग करना है और इसे समीकरण एक कंसीडर कर लेना है। अब यहाँ पर के क्या है, तो एक समानुपाती नियतांक है जो बीमाहीन होता है, समानुपाती नियतांक है और यह बीमाहीन होता है। अब समीकरण 1 से एलएचएस की बीमाएं क्या होगा, तो समीकरण 1 से एलएचएस की बीमाएं क्या हो जाएगा कि टी इक्वल टू टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो हाँ यहाँ पर टी इक्वल फॉर्मूला क्या है, तो के इंटू एल के पावर ए, एम के पावर बी इंटू जी के पावर सी। तो अब बीमीय समघाता सिद्धांत के अनुसार जाते हैं कि इनमें प्रत्येक पद के बीमा समान होगा, मतलब यहाँ पर जो टी का बीमा है वही सबका बीमा होगा। तो टी का बीमा टाइम है और टाइम का बीमा टाइम में होता है, टी होता है, तो टी के रूप में इसे लिख सकते हैं या एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी के पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। जो इसमें राशि नहीं है उसका पावर मतलब 0 है और जो है उसका पावर तो 1 ही दिया है, तो 1। अब आरएचएस की बीमाएं कैसे फाइंड करेंगे, तो आरएचएस की बीमाएं है एल के पावर ए, एम के पावर बी इंटू जी के पावर सी है। तो यहाँ पर एल का बीमा क्या होता है, तो एल होता है मास का, एम का तो एम होता है, पावर बी है तो बी, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो त्वरण है, तो त्वरण का ऐसा ही बीमा होता है वह एल टी का पावर -2 होता है और इसका पावर हमने क्या माना है, तो सी, तो पावर सी। अब एम के पावर ए, एल के पावर ए हो गया, एल का पावर ए है यहाँ पर, एम के पावर बी, तो एम का पावर बी, एल का पावर ए। अब यहाँ पर पावर होल पावर सी है तो इससे हम तोड़ेंगे तो एल के पावर बी सी हो जाएगा और टी का पावर -2 का भी मल्टीप्लाई में सी आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एल आपका 2 बार है, तो एल के पावर को ऐड कर दीजिए, एम के पावर बी और एल के पावर ए है और सी भी है, तो एल के पावर ए प्लस सी हो जाएगा और टी का पावर -2 सी हो जाएगा। अब बीमीय समघाता सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्ष की बीमाएं समान होती है, तो बीमीय समघाता सिद्धांत के अनुसार जानते हैं कि दोनों पद की बीमाएं समान होती है। तो इधर जो एलएचएस में वह था तो वह टी है तो टी का बीमा टी होता है, और आरएचएस में हमारे पास क्या आया है, तो एम के पावर ए बी
एल के पावर ए प्लस सी और टी के पावर -2c। तो यहाँ पर हम कंपेरिजन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर टी के बीमा टी है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एम के पावर 0 और एल के पावर 0 और टी। ऐसा क्यों कि देखिए यहाँ पर एम है, एल और टी है, तो हमें आप तीनों राशि को ले लेंगे तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगा। और एम के पावर 0 एल के पावर 0 हमने कैसे लिख दिया कि यहाँ पर सिर्फ टी है, मतलब टी इसका बीमा बीमा है। यहाँ पर जो जो बीमा नहीं है उसका हम पावर 0 करके तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी बीमा का उपयोग पावर 0 लिख दीजिएगा तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आरएचएस का बीमा है वह इतना है, और एलएचएस का बीमा आया है एम के पावर 0 एल के पावर 0 और टी। अब कंपैरिजन करिए, एम के पावर बी है और एम का पावर 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि बी इक्वल टू 0। दोनों का पावर कंपैरिजन करिएगा तो बी इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा ए प्लस सी और यहाँ पर 0, तो ए प्लस सी इक्वल टू 0 यहाँ पर। और दूसरा तीसरा पद है टी के पावर -2c, तो -2c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर टी के पावर 1 है तो -2c इक्वल टू 1। ये इसका मतलब c इक्वल टू हो गया -1/2। अब इसे जो भी वैल्यू आया है ए बी सी का उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर ए प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हो गया कि ए और सी का वैल्यू 1/2 है, तो ए और सी के वैल्यू -1/2 पुट करिएगा तो ए इक्वल टू 1/2 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर बी इक्वल टू तो 0 आया ही है, सी इक्वल -1/2 आया है, और ए प्लस सी इक्वल टू 0 था तो इसमें से सी का वैल्यू पुट करके हमने ए का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसे समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या था, तो टी इक्वल टू के इंटू एल के पावर ए इंटू एम के पावर बी इंटू जी के पावर सी। अब यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, तो 1/2, बी का पावर 0 और सी इक्वल टू आ जाएगा -1/2। यहाँ पर पुट कर दिया हमने तो क्या निकल गया, आप टी इक्वल टू के और एल के पावर 1/2 है तो एल के पावर 1/2 हो गया, और जी के पावर -1/2 है। जी के पावर यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, तो जी के पावर -1/2 है। तो अगर हम इसे बटा के नीचे भेजेंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर पावर 1/2 होता है तो हम इसे रूट में भी लिख सकते हैं, रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है, तो इसका मतलब के रूट एल और डिवाइडेड बाई रूट जी। अब के है और दोनों रूट में ही है तो हम दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो टी इक्वल टू के इंटू रूट एल डिवाइडेड बाई जी आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन विमाहीन होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अब क्या होता है भाई, तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन 6 हैं। कौन कौन से, तो साइन, उसका उल्टे कॉस और सेक, टैन और कॉट। तो क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन कोण को बताते हैं, त्रिकोणमितीय फलन क्या करते हैं तो कोण को बताते हैं, और मैंने बताया था कि कोण क्या होते हैं तो विमाहीन होते हैं, तो इसलिए त्रिकोणमितीय फलन भी विमाहीन हो गए। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या है, त्रिकोणमितीय फलन, इसे एक्स के बराबर कंसीडर करिए, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, साइन इधर आकर तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो 1 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो इसलिए थीटा कौन है, इसलिए साइन इनवर्स भी कौन होगा, इसलिए साइन इनवर्स विमाहीन होगा। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स तथा कौन सेक इनवर्स एक्स विमाहीन होंगे। इसको पहले ही मैंने बता दिया था कि कौन विमाहीन होते हैं, और त्रिकोणमितीय फलन भी क्या होते हैं तो कौन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भी विमाहीन हो गए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है निरपेक्ष त्रुटि। जब किसी मापे गए मान की त्रुटि का केवल धनात्मक मान लिखते हैं तो उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मान लीजिए किसी भी वस्तु हो या लंबाई हो, किसी प्रकार का भी उसमें मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अगर उसका आप केवल घनात्मक मान को लिखते हैं तो उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और निरपेक्ष त्रुटि को लिखने के लिए त्रुटि को मॉडुलस चिन्ह के भीतर लिखा जाता है। तो आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें घनात्मक मान को सिर्फ लिखते हैं तो उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, और निरपेक्ष त्रुटि को हमेशा मॉडुलस में निकलते हैं। मॉडुलस मतलब ऐसे
2 पाई रहेगा, उसी के बीच में लिखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को जारी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। और अगर अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।